जीतने वाले कभी बहाने नहीं बनाते और बहाने बनाने वाले अक्सर जीत नहीं पाते। सुप्रभात, नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। भारत को वैश्विक एआई नेतृत्व दिलाने पर जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की एआई विशेषज्ञों के साथ अहम बैठक। एआई से जुड़े नवाचारों और तकनीकी प्रगति पर चर्चा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी राजदूत से की बातचीत। भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों के कई अहम पहलुओं पर विस्तृत चर्चा। महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला पर हुआ विचार विमर्श। 2 दिन के पश्चिम बंगाल के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैरकपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। सिलीगुड़ी में लेंगे सरकारी कार्यक्रम में हिस्सा। पार्टी को सक्रिय करना और चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देना मकसद। निजी निवेश से परमाणु ऊर्जा में होगी वृद्धि। 2047 तक स्थिर और शून्य कार्बन बिजली होगी उपलब्ध। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कहा, ये कदम ऊर्जा सुरक्षा को करेगा सुनिश्चित, आयात होगा कम और भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को मिलेगी मजबूती। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि आज। दिल्ली में राजघाट पर विशेष सर्वधर्म सभा का आयोजन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज पुण्यतिथि है और इस अवसर पर आज दिल्ली में राजघाट पर एक विशेष सर्वधर्म सभा का आयोजन किया जाएगा। महात्मा गांधी अहिंसा, सत्य और अटूट देशभक्ति के अपने सिद्धांतों से आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे। सनसेट टीवी उन्हें नमन करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के क्षेत्र में कार्यरत प्रमुख मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। ये बैठक फरवरी में प्रस्तावित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के मद्देनजर आयोजित की गई है, जिसका उद्देश्य एआई के क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना और भारत के एआई मिशन को नई गति देना है। बैठक के दौरान एआई से जुड़ी अत्याधुनिक नवाचारों, शोध और भविष्य की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। सीईओ और विशेषज्ञों ने एआई तकनीक में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य के प्रति अपना मजबूत समर्थन व्यक्त किया। उन्होंने भारत को वैश्विक स्तर पर एआई का एक प्रमुख केंद्र बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों, नीतिगत सहयोग और उपलब्ध कराए जा रहे संसाधनों की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी क्षेत्रों में नई और उभरती तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राष्ट्र विकास में अहम भूमिका निभा सकता है। उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, शासन और उद्योग जैसे प्रमुख क्षेत्रों में स्वदेशी एआई तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देने का आह्वान किया। It was very inspiring to listen to the Prime Minister. His knowledge on AI and where it should be applied is very, very inspiring. And I think he was focused on how can we create solutions which the world will see it as the best, right? He was really focusing on what is the unique selling proposition of India AI solutions. This was the most inspired and motivational talk that I've heard from the world leader on AI. He spoke about create impact, but at the same time inspire the world. You know, the haves and have-nots in the world are going to be divided by the technology. So how can you use AI for the universal access, whether it's for health, for economic growth, for productivity? Really impressed by the way the Prime Minister had his vision. He talked about we should not only impact but inspire the world, which is a very powerful statement. He also made statements about how we have to become self-reliant in India,
and how we have to ensure that the privacy of the citizens is protected while we are leveraging AI. I think the way he talked about skilling India, building applications for India, building a sovereign infrastructure, and also helping the world. And he also talked about some of the great examples about how we were self-sufficient in terms of making India through UPI, how we could actually become an India AI export. He gave us the inspiration and the motivation to work on problems relevant to our country, how to leverage this technology and make it to the benefit of every Indian. That is the mission, and also how to attain self-reliance in all this technology in our nation. The fundamental take was positioning India and giving the character of India on the technology of AI and any infrastructure that we create to enable not just the infra part of it, but to enable the heart of what we are creating for the world. And I think in the message of the PM, that was the most important thing, of giving simple examples of showing how we will create AI infrastructure, but not just as an infrastructure, but as a real flesh and blood that will show Indian character and Indian ethos and Indian efficiency. But what really impressed me the most was his feel for what AI can do for India. As he very aptly put, we know technology as an industry, but he understands India, he has a vision for the country, and is most enthused by what technology can do. And his call for welcoming technology, but not being dependent on others, but to develop our own capacities as a country, that has been most inspiring. This was a very energizing meeting, and the Prime Minister's speech was indeed very erudite, broad-based. Prime Minister emphasized, for example, the importance of skilling our youngsters, not just for immediate needs, but also for future needs. I think it was great to be here today and got to hear a lot of good things from the Prime Minister about how his vision for AI in India should be, and the push for a collaborative effort where we pull in all our resources and try to make India a leader at the global scale. So really aligned with that vision, and happy that we have a leader who is pushing for leadership at the global scale, and also willing to put in resources to enable that to happen. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा से मुलाकात की। इस मुलाकात की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सोशल मीडिया के जरिए साझा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एचडी देवेगौड़ा के साथ हुई मुलाकात की तस्वीरें साझा की और कहा कि एचडी देवेगौड़ा के साथ बातचीत हुई है। अहम मुद्दों पर उनके सार्थक विचार काफी ध्यान देने लायक हैं। भारत के विकास के लिए उनका उत्साह भी उतना ही सराहनीय है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल आएंगे। इस दौरान वो बैरकपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे और सिलीगुड़ी में एक सरकारी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरे को राज्य में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की तैयारियों को तेज करने के रूप में देखा जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह का 1 महीने के अंदर राज्य में दूसरा दौरा होगा। इससे पहले वो 30 और 31 दिसंबर को कोलकाता में विभिन्न संगठन से जुड़े और सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल हुए थे। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे का उद्देश्य पार्टी कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना और चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देना है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अगले हफ्ते प्रस्तावित अपनी उच्च स्तरीय वॉशिंगटन यात्रा से पहले भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। इस दौरान भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों के कई अहम पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बातचीत में व्यापार, खनिज, रक्षा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया गया है। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब दोनों देश अपने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में सक्रिय प्रयास कर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर संयुक्त राज्य अमेरिका में महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं पर आयोजित उद्घाटन मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए वॉशिंगटन का दौरा करेंगे। इस बैठक को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित और विविधतापूर्ण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अपने दौरे के दौरान विदेश मंत्री की अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक भी
संभावित है। दोनों देश लंबे समय से प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए नए सिरे से प्रयास कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कहा है कि भारत परमाणु क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलने के निर्णय से 2047 तक आणविक ऊर्जा क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होने और स्थिर और शून्य कार्बन आधारित बिजली उपलब्ध होने की भारत उम्मीद कर रहा है। पीके मिश्रा ने बात IRAD में आयोजित सतत ऊर्जा संक्रमण वैश्विक परिप्रेक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कही है। उन्होंने कहा कि हाल में किए गए विधायी प्रयासों ने निजी भागीदारी के लिए परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को खोलकर एक ऐतिहासिक सुधार किया है। पीके मिश्रा ने बताया कि यह कदम न केवल ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाएगा बल्कि ऊर्जा सुरक्षा और आयात में कमी के माध्यम से भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को भी मजबूत करेगा। पीके मिश्रा ने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा भारत के विकसित भारत के दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये विकास, प्रतिस्पर्धा, सामाजिक समावेश और ऊर्जा सुरक्षा के लिए केंद्रीय महत्व रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश अब लंबित समस्याओं से आगे बढ़कर दीर्घकालिक समाधानों के रास्ते पर दृढ़ता से अग्रसर हो रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार सुधार, प्रदर्शन और रूपांतरण के सिद्धांतों पर केंद्रित है और देश अब सुधार की राह पर चल पड़ा है। कल संसद परिसर में 2026 के बजट सत्र के प्रारंभ से पहले मीडिया को वो संबोधित कर रहे थे। कल बजट सत्र का दूसरा दिन था। इससे पहले प्रधानमंत्री ने मीडिया को संबोधित किया। इक्कीसवीं सदी का एक चौथाई हिस्सा बीत चुका है। ये दूसरे चौथाई का प्रारंभ हो रहा है और 2047 विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये महत्वपूर्ण 25 वर्ष का दौर आरंभ हो रहा है और ये दूसरे क्वार्टर का, इस शताब्दी की दूसरे क्वार्टर का ये पहला बजट आ रहा है और वित्त मंत्री निर्मला जी देश की पहली वित्त मंत्री ऐसी है, महिला वित्त मंत्री ऐसी है जो लगातार 9वीं बार देश के संसद में बजट प्रस्तुत करने जा रही है। ये अपने आप में एक गौरव पल के रूप में भारत के संसदीय इतिहास में रजिस्टर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश दीर्घकालिक लंबित समस्याओं से हटकर दीर्घकालिक समाधानों की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय प्रगति के उद्देश्य से लिया गया हर फैसला मानव केंद्रित रहेगा। हमारे हर निर्णय में राष्ट्र की प्रगति ये हमारा लक्ष्य है, लेकिन हमारे सारे निर्णय ह्यूमन सेंट्रिक है। हमारी भूमिका, हमारी योजनाएं ह्यूमन सेंट्रिक है। हम टेक्नोलॉजी के साथ स्पर्धा भी करेंगे, हम टेक्नोलॉजी को आत्मसात भी करेंगे, हम टेक्नोलॉजी के सामर्थ्य को स्वीकार भी करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम मानव केंद्रीय व्यवस्था को जरा भी कम नहीं आंकेंगे। हम संवेदनशीलता के महत्व को समझते हुए टेक्नोलॉजी की जुगलबंदी के साथ आगे बढ़ने के व्यू के साथ आगे सोचेंगे। जो हमारे टीकाकार रहते हैं साथी, हमारे प्रति पसंद नापसंद का रवैया रहता है और लोकतंत्र में बहुत स्वाभाविक है, लेकिन एक बात हर कोई कहता है
की सरकार ने लास्ट माइल डिलीवरी पर बल दिया है। योजना फाइलों तक नहीं, लाइव तक पहुंचाने का प्रयास रहता है और यही हमारी जो परंपरा है उसको हम आने वाले दिनों में रिफॉर्म एक्सप्रेस में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म के साथ आगे बढ़ाने हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आज देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसलिए ये व्यवधान पैदा करने का नहीं बल्कि समाधान निकालने का समय है। उन्होंने सभी से राष्ट्र के विकास के लिए रचनात्मक रूप से काम करने का आग्रह किया। भारत की डेमोक्रेसी और भारत की डेमोग्राफी आज दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है। तब इस लोकतंत्र के मंदिर में हम विश्व समुदाय को भी कोई संदेश दें हमारे सामर्थ्य का, हमारे लोकतंत्र के प्रति समर्पण का, लोकतंत्र की प्रक्रिया के द्वारा हुए निर्णयों का सम्मान करने का ये अवसर है और विश्व इसको जरूर स्वागत भी करता है, स्वीकार भी करता है। आज जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, आज समय व्यवधान का नहीं है, आज समय समाधान का है। आज प्राथमिकता व्यवधान नहीं है, आज प्राथमिकता समाधान है। आज भूमिका व्यवधान के माध्यम से रोते बैठने की नहीं है, आज हिम्मत के साथ समाधानकारी निर्णयों का कालखंड है। मैं सभी माननीय सांसदों से आग्रह करूंगा कि वे आएं, राष्ट्र के लिए आवश्यक समाधानों के दौर को हम गति दें, निर्णयों को हम शक्ति दें और लास्ट माइल डिलीवरी में हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ें। मौजूदा वित्तीय वर्ष 2025-26 में जीडीपी वृद्धि दर 7% से ऊपर रहेगी। वहीं अगले वित्तीय वर्ष में इसके 6.8 से 7.2% रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2025-26 की आर्थिक समीक्षा में मौजूदा वैश्विक चुनौतियों के मद्देनजर सरकार को तत्कालिक सुविधा की बजाय दीर्घ अवधि के लिए अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की सलाह दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल संसद के दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 सभा के पटल पर रखा। आर्थिक सर्वेक्षण में देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति और भविष्य के दृष्टिकोण की व्यापक समीक्षा होती है। देश में वित्त वर्ष 2025-26 में जीडीपी वृद्धि दर 7.4% रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2026-27 में वृद्धि दर 6.8 से 7.2% के बीच रह सकती है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025-26 में वृद्धि की मजबूत गति को बनाए रखा है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार देश का हाल का आर्थिक प्रदर्शन दर्शाता है कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद व्यापक आर्थिक स्थिरता और वृद्धि को बनाए रखा जा सकता है। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने प्रेस ब्रीफिंग करके विस्तार से आर्थिक समीक्षा के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि वैश्विक परिदृश्य में भारत के विकास के आंकड़े आर्थिक प्रदर्शन के लिहाज से एक आदर्श उदाहरण के रूप में सामने आए। India is an indeed oasis of macro stability in otherwise a turbulent world. Numbers speak for themselves. Our GDP for this financial year is estimated, this is all IMF forecast, may differ slightly from what MOSPI has told us. IMF predicts 7.3% for the year ending March 2026. We have 7.4 from MOSPI. And the fund forecasts 6.4% for the next 2 years, 26-27 and 27-28. You will hear our numbers later. But the important thing is whether it is for the current financial year or the future, our India's growth numbers stand out in comparison to any other part of the world. And that is why we call India a oasis of economic performance in the global scenario. And if you look at the last few years in comparison to pre-COVID average, real GDP growth pre-COVID was 6.4%, and in FY25 was 6.5%, and this year, as I said, MOSPI is predicting 7.4%. Private final consumption expenditure growth is 7%.
for this year, on top of 7.2 last year. And in real terms, gross fixed capital formation is going to be a lot better than FY25 and definitely much better than the banking and corporate balance sheet crisis-ridden 2012-2020 period when it grew only 6.3% on average per annum. Moving on from GDP and inflation to public finances, in 21-22 the government said we would bring down the COVID year fiscal deficit to less than half, and we are about to deliver on that this year with an estimated 4.4% of GDP as a union government fiscal deficit. आर्थिक सर्वेक्षण 2026 पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत के रिफॉर्म की गति और चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल के बीच देश की निरंतर प्रगति की व्यापक तस्वीर बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की पोस्ट को साझा किया और कहा कि आज प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण भारत के रिफॉर्म की गति का एक व्यापक चित्र प्रस्तुत करता है जो चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिवेश के बावजूद भारत की निरंतर प्रगति को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण मजबूत मैक्रो इकोनॉमिक बुनियाद, लगातार ग्रोथ और देश के विकास में इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ती भूमिका पर जोर देता है। सर्वे में किसानों, एमएसएमईज, युवाओं के रोजगार और सोशल वेलफेयर पर खास ध्यान देते हुए सबको साथ लेकर चलने वाले विकास के महत्व पर जोर दिया गया है। ये मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और विकसित भारत बनने की दिशा में हमारी यात्रा को तेज करने का रोड मैप भी बताता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण से प्राप्त अंतर्दृष्टि नीतिगत निर्णयों को दिशा देने में सहायक होगी और भारत के आर्थिक भविष्य को लेकर विश्वास को और मजबूत करेगी। लोकसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल सदन को कॉमनवेल्थ के स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन 2026 के सफल आयोजन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 28वां CSPOC का एक बड़ी सफलता रही है। मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि भारत की संसद द्वारा 14 से 16 जनवरी 2026 के बीच राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों CSPOC का 28वां सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। ये सम्मेलन 16 वर्षों के बाद भारत में आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 15 जनवरी 2026 को ऐतिहासिक संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में किया गया। ये सम्मेलन 53 राष्ट्रमंडल देशों और 14 अर्धस्वायत्त संसदों के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों को एक मंच पर लाता है। मुझे आपको सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है, इस सम्मेलन में रिकॉर्ड अभी तक CSPO सम्मेलन में हुए देश में सबसे ज़्यादा 60 से अधिक पीठासीन अधिकारी और 200 डेलीगेट्स ने इसमें हिस्सा लिया। सम्मेलन में IPU इंटर पार्लियामेंट यूनियन की प्रेसिडेंट डॉक्टर तुलिया एक्सन, CPA कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन के चेयरपर्सन डॉक्टर क्रिस्टोफर कलिका को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। इस सम्मेलन में माननीय संसद सदस्यों से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई, जिसमें लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त बनाए रखने में अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों की भूमिका, संसदों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और माननीय सदस्यों पर इसके प्रभाव, संसद के बारे में जनता की समझ बढ़ाना और उसमें जन भागीदारी बढ़ाने के लिए अभिनव रणनीतियाँ तथा माननीय संसद सदस्यों और संसदीय कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के विषय में 2 दिन तक चर्चा हुई। इस सम्मेलन में मेरी 40 आमंत्रित देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। वार्ता के दौरान उन सभी अतिथियों ने भारत के सशक्त और जीवंत
संसदीय लोकतंत्र की सराहना की। उन्होंने भारत के साथ एक मजबूत मित्रवत सहयोग बनाए रखने की इच्छा भी व्यक्त की। CSPOC की परंपरा के अनुसार सम्मेलन के समापन पर 17 जनवरी 2026 को अतिथियों का शिष्टमंडल जयपुर भ्रमण पर गया। नई दिल्ली में कल विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट समारोह के साथ गणतंत्र दिवस का समापन हुआ है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी में तीनों सेनाओं और केंद्रीय सशस्त्र बलों के बैंड ने देशभक्ति से भरी धुनों से माहौल को मंत्रमुग्ध कर दिया। फिलहाल सुप्रभात में मेरे साथ इतना ही। जाते जाते आपको दिखाते हैं वंदे मातरम की खास प्रस्तुति के साथ आपको छोड़ जाते हैं। नमस्कार।